नमस्कार मित्रों। बिहार सरकार में किसी भी कार्यालय अथवा विभाग में काम करने वाले सरकारी सेवकों के लिए न्यायालय से संबंधित वाद अति महत्वपूर्ण होता है और इससे वे भयभीत भी होते हैं और बेहतर ढंग से इसका निष्पादन भी करते हैं। इसी के आधार पर सरकार अपना पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखता है। न्यायिकवाद और इसके आलोक में सरकार की ओर से इसका उत्तर तैयार किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मामलों में भी न्यायालय के शरण में लोग चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में सरकार को ससमय प्रति शपथ पर दायर नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित किए जाते हैं और इसका खामियाजा विभाग को भी झेलना पड़ता है। न्यायिकवाद संविधान के धारा 226 के अंतर्गत आता है, जो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा कोई भी प्राधिकार हो गया, कोई विभाग हो गया, कोई कार्यालय हो गया, उन्हें मैंडेमस या प्रोहिबिशन आदेश निर्गत कर सकने हेतु पूर्णतः शक्ति प्रदत्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है CWJC। CWJC का अर्थ होता है सिविल रिट जुरिडिक्शन केस। अगर कोई हाई कोर्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे भैया सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है, यही सिंगल बेंच CWJC होता है। पहले जब भी हाई कोर्ट में केस किया जाता है तो वो CWJC के तहत किया जाता है। CWJC यानी कि समादेश याचिका। इस वाद के अंतर्गत कोई सरकारी सेवक द्वारा अपने मौलिक अधिकारों एवं अपने साथ कथित पक्षपात या भेदभाव के विरुद्ध या सरकारी निर्णय आदेश से विक्षुब्ध होकर ऐसे वाद किए जाते हैं। इसे सिविल रिट जुरिडिक्शन केस भी कहा जाता है। इसे माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा सुनवाई किया जाता है, इसलिए इसको सिंगल बेंच भी बोला जाता है और सिंगल बेंच के जजमेंट होता है। और जब सिंगल बेंच का जजमेंट यानी CWJC में जजमेंट होता है और उसमें जो समय दिया जाता है, उस समय के अंतर्गत सरकार कार्य नहीं करता है तो ये मामला अवमाननावाद में बदल जाता है। अवमाननावाद यानी कि MJC में। लेकिन अगर CWJC में सरकार नहीं जाती है और CWJC में जो जजमेंट आता है तो उसके बाद होता है LPA होता है। LPA को बोला जाता है डबल बेंच द्वारा की गई सुनवाई, यानी कि लेटर पेटेंट अपील इसको बोलते हैं। इस वाद के अंतर्गत कोई सरकारी सेवक या कोई भी प्राधिकार, विभाग हो या कार्यालय हो, माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा CWJC में पारित आदेश के विरुद्ध पुनः अपील करता है। अगर मान लीजिए CW एकल बेंच में कोई जजमेंट आता है और आप पुनः अपील में जाते हैं तो उसी अपील को हम बोलते हैं LPA। LPA का अर्थ होता है लेटर्स पेटेंट अपील। इसे हम साधारण जन की भाषा में बोलते हैं डबल बेंच, यानी कि डबल बेंच द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है। अब जब LPA में जजमेंट आ जाता है किसी के पक्ष में और सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो सरकार इसके खिलाफ आपको SLP में चली जाती है। SLP के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन अगर जजमेंट हो गया और सामने वाला विपक्ष जो है वो LPA में नहीं गया या SLP में नहीं गया तो वो अवमाननावाद में कन्वर्ट हो जाता है मामला। उस अवमाननावाद को हम बोलते हैं MJC। उस अवमाननावाद को क्या बोलते हैं? MJC, मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस। MJC का एक साधारण भाषा में बोला जाता है अवमाननावाद। इस प्रकार के वाद सरकारी सेवक द्वारा किया जाता है जब किसी प्राधिकार द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा CWJC अथवा LPA में पारित आदेश का अनुपालन नहीं होता है समय सीमा के अंदर, तो वो व्यक्ति MJC में चला जाता है और MJC में जाना बहुत ही खतरनाक माना जाता है।
इसलिए सरकारी सेवक एमजेसी से सरकार भयभीत होती है और सरकार इससे बचने का प्रयास भी करती है। इसलिए एमजेसी आने से पहले ही समस्या का निष्पादन कर लिया जाना चाहिए। एमजेसी का कोई भी मामला आपके पटल से संबंधित हो तो आप इसे काफी गंभीरता से लें। एमजेसी के लिए आप एक रजिस्टर बना लें और उसका रिपोर्ट हमेशा लेते रहें। पटना हाई कोर्ट के साइट पे जाके बराबर इसका अपडेट देखते रहें। इससे क्या होगा कि आप बचे रहेंगे। एमजेसी के बाद होता है पीआईएल। पीआईएल नाम ही काफी है। पीआईएल नाम ही काफी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि लोकहित याचिका। लोकहित याचिका नाम ही काफी है। इस प्रकार के बाद जनता की सुविधा के लिए और जनता को हो रही संभावित कठिनाइयों को दूर करने के लिए अथवा किसी घटना या सरकारी निर्णय पर रोक लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था यह रिट दायर कर सकती है। पीआईएल यह सरकारी कार्यालयों में सीडब्ल्यूजेसी या पीएलआई के हेडिंग के रूप में आता है। इसे पहचानना बहुत आसान है। पीआईएल कोई भी दायर करता है कोर्ट में तो उसका मामला जो आता है सीडब्ल्यूजेसी की तरह ही आएगा या पीआईएल की तरह ही आएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वाद होता है क्योंकि यह जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसकी सुनवाई नियमित अंतराल पे की जाती है। ऐसा नहीं इसको पेंडिंग नहीं छोड़ दिया जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित होता है और इसका नियमित सुनवाई किया जाता है। पारित आदेश के अनुपालन के बाद भी माननीय न्यायालय के को इससे अवगत कराना पड़ता है। पीआईएल का मामला है, अगर पीआईएल के बाद कोई निर्णय आता है, सरकार वो निर्णय का समाधान भी कर देती है, तो समाधान करने के बाद भी कोर्ट में सरकार को प्रेजेंट होना है और उन्हें बताना है। पीआईएल आप समझ गए। उसके बाद आपके पास आता है रिव्यू पेटिशन। नाम सुने होंगे रिव्यू पेटिशन या मॉडिफिकेशन पेटिशन। रिव्यू पेटिशन है पुनर्विचार याचिका। नाम ही काफी है, पुनर्विचार याचिका। पुनर्विचार याचिका यानी कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर पुनः विचार करें। याचिकाकर्ता या प्राधिकार, प्राधिकार का अर्थ हो गया कार्यालय या विभाग, पुनः सुनवाई चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यह याचिका दायर किया जाता है। तो आप जान गए पुनर्विचार याचिका यानी कि कोई भी न्यायालय में आदेश आ जाए, उसके बाद आप उस आदेश को रिव्यू करना चाहते हैं तो पुनर्विचार याचिका आप दायर कर सकते हैं। इसके बाद होता है रिजॉइंडर होता है। रिजॉइंडर क्या होता है? किसी न्यायिक वाद में शपथ पत्र दायर हो जाने के बाद, यानी कि ओथ आप ले लेते हैं, उसके बाद सरकार की ओर से या कोई भी याचिका करता है उसकी ओर से कोई जवाब अथवा तथ्य माननीय न्यायालय में रखना होता है तो आप रिजॉइंडर कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ तथ्य आ गया है, हम न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं, तो ये रिजॉइंडर के तहत आता है। आप न्यायालय प्रक्रिया के बीच में अगर कोई भी तथ्य को रखना चाहते हैं सरकार न्यायालय के समक्ष तो इसके लिए रिजॉइंडर देना होता है। इसके बाद होता है इंटरवेन्यू पेटिशन, यानी कि न्यायिक वाद के मध्य यदि किसी तीसरे पक्ष को अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखनी हो तो अपना पक्ष रखने के लिए इस प्रकार की याचिका दायर की जाती है। रिव्यू पेटिशन समझ गए। अब हम एसएलपी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एसएलपी के बारे में बताते हैं। स्पेशल लीव पेटिशन होता है जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं और सिंगल बेंच का जजमेंट आ जाता है। सिंगल जजमेंट के बाद भी सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जो वक्त होता है सिंगल बेंच के लिए कि निर्णय के 4 सप्ताह के अंदर में इनके समस्या का समाधान करें। सरकार 4 सप्ताह के अंदर में करना नहीं चाहती है तो 4 सप्ताह के अंदर में ही सरकार एलपीए में चली जाती है, यानी कि डबल बेंच में। और डबल बेंच में भी सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं आता है, फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। सरकार कहती है नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। अब है कि एलपीए में यानी कि डबल बेंच में भी निर्णय
आता है वादी के पक्ष में, तो जो समय दिया जाता है उस समय के अंदर में ही सरकार एसएलपी में जा सकती है। लेकिन अगर समय बीत गया तब दिक्कत है। लेकिन उसके अंदर में ही सरकार एलपीए यानी कि एसएलपी में चली जाती है। एसएलपी होता है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, एसएलपी हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच और एमजेसी 3 है, यानी कि सीडब्ल्यूजेसी सिंगल बेंच, एमजेसी ये फाइनल होता है, मान्यवाद होता है, एलपीए यानी कि डबल बेंच। एसएलपी होता है ये सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है। इसे माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध विक्षुब्ध होने के बाद कोई सरकारी सेवक या सरकार का कोई विभाग या कार्यालय सुप्रीम कोर्ट में जाती है और एसएलपी दायर करती है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल लीव पिटीशन। अब हम जाने कंडोनेशन ऑफ डिले। ये क्या होता है कंडोनेशन ऑफ डिले? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडोनेशन ऑफ डिले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की निर्धारित अवधि क्या होती है? 30 दिन। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की निर्धारित अवधि होती है 30 दिन। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के लिए निर्धारित अवधि आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिन के अंदर होती है। अगर उक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर नहीं होती है, ऊपर दोनों कंडीशन समझिए, उक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर नहीं होती है तो एक संक्षिप्त विलंब को शांत करने के लिए यानी कि व्यक्ति या संस्था कंडोनेशन डिले पिटीशन दायर करता है कि हमसे लेट हो गई है, कृपया हमारा ये डिले पिटीशन आप ले लें, और ये ग्रहण किया जाता है। इसके बाद आता है एसओएफ। एसओएफ अति महत्वपूर्ण है। अगर सीडब्ल्यूजेसी में कोई वादी जाता है, केस करता है, केस के बाद वो क्या क्या तथ्य दिया है वो एक रीट के रूप में विभाग के पास आता है और विभाग उसका उत्तर तैयार करता है, यानी कि कंडिका वाइज। तो इसी को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं, एसओएफ। एसओएफ ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी केस के लिए। एसओएफ समय पे हाई कोर्ट में समर्पित कर दिया जाना चाहिए। एसओएफ जब हाई कोर्ट में जाके समर्पित करते हैं तो उस समय ओथ लिया जाता है, यानी शपथ लिया जाता है। उसके बारे में आगे बताएंगे। तो सबसे सीडब्ल्यूजेसी हो, एलपीए हो, एसएलपी हो, एमजेसी हो, इस सब का उत्तर जिस रूप में हम तैयार करते हैं, जिस पेज में तैयार करते हैं, उसे ही एसओएफ बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यह महत्वपूर्ण अभिकथन होता है जो माननीय न्यायालय में दायर वाद के उत्तर तैयार करने के लिए सरकारी कार्यालय विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह सरकारी तथ्यों या आंकड़ों पर आधारित होता है, ये हवा में नहीं होता है। इसके लिए आपको कंडिका वाइज जो उत्तर तैयार करते हैं, ये इसका आधार होना चाहिए, आपके पास तथ्य होना चाहिए। तथ्य अनुलग्नक के तौर पे यानी कि इंक्लोजर के तौर पे आपको लगाना होगा एसओएफ के साथ, आंकड़ा आपको लगाना होगा। यह कार्यालय प्रधान, विभागाध्यक्ष, सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एसओएफ एसओएफ तैयार करते। आज के समय में क्या होता है, पहले जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय एसओएफ हम लोग स्वयं बनाते थे। अब हर एक विभाग जो है इसके लिए अधिवक्ता को रख लिया है। अधिवक्ता को कुछ पैसा दिया जाता है विभाग की ओर से, तो वो एसओएफ तैयार कर देता है। पूरा तथ्य विभाग की ओर से उसको दे दिया जाता है, ऐसे ऐसे पूरा बता दिया जाता है, ब्रीफ कर दिया जाता है। उसी के आधार पर एसओएफ तैयार होती है और उस एसओएफ पे अनुमोदन हम विभागीय सचिव से लेते हैं, विभागाध्यक्ष से लेते हैं। अनुमोदन लेने के बाद अब आगे बताएंगे कि हम करते क्या, यानी कि हाई कोर्ट में जाके शपथ लेते हैं। शपथ कौन लेंगे और क्या करेंगे सो, यानी कि इसको बोलते हैं काउंटर एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र। शपथ पत्र वह न्यायिक दस्तावेज होता है जो एसओएफ के आधार पर विभाग या सरकार की ओर से माननीय न्यायालय में दायर किया जाता है। इसे ही न्यायालय द्वारा विभाग का आधिकारिक पक्ष माना जाता है। विभाग का आधिकारिक पक्ष क्या होता है? एसओएफ होता है। और एसओएफ जो काउंटर एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र के रूप में माननीय न्यायालय के पास जाता है, वही आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसमें अंकित अभिकथन के आधार पर सुनवाई तथा पैरवी की जाती है और माननीय न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय सुनाया जाता है, यानी कि पूरे केस का मुख्य आधार होता है एसओएफ। और एसओएफ
के लिए मुख्य आधार होता है कि आपको शपथ लेना होता है। अब जरूरत है कि शपथ कौन लेता है? विभागीय अध्यक्ष तो जाएंगे नहीं, तो शपथ लेने के लिए विभाग में, कार्यालय में किसी को प्राधिकृत किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्राधिकृत किसे किया जाता है और किसे प्राधिकृत किया जा सकता है। एसओएफ तो अनुमोदन करेंगे विभागीय विभागाध्यक्ष, सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, लेकिन ओथ यानी शपथ कौन लेगा? क्या सेक्शन ऑफिसर लेंगे, अंडर सेक्रेटरी लेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी लेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेंगे, या विभागाध्यक्ष लेंगे? विभिन्न विभाग में निदेशक होता है, अभियंता प्रमुख होते हैं, बहुत प्रकार के पद और भी हैं। तो यहाँ पे एसओएफ सबमिट करने के लिए शपथ कौन लेता है इसके बारे में आगे जानते हैं। ऑथोराइज ऑफिसर यानी कि शपथ के लिए प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष किसी एक पदाधिकारी को प्राधिकृत करता है कि हम आपको प्राधिकृत करते हैं कि आप हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके ओथ लीजिए। विभाग की ओर से विभागीय प्रतिशपथ पत्र को दायर करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है, लेकिन ये प्राधिकृत सिर्फ अवर सचिव या उससे अन्यून पदाधिकारी, अवर सचिव से नीचे के पदाधिकारी नहीं होंगे। यानी विभाग में सेक्शन ऑफिसर को जाने की जरूरत नहीं है, अवर सचिव और उससे ऊपर के पदाधिकारी को जाना है शपथ लेने के लिए। और मुफस्सिल कार्यालय हो गया, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, डिवीजन वगैरह इस सब का कार्यालय हो गया, वहां पे कोई भी राजपत्रित पदाधिकारी हो उन्हें आप प्राधिकृत कर सकते हैं। उन्हें यह शपथ लेना होता है। शपथ में क्या लेना होता है? यही कि सरकार की ओर से हम प्राधिकृत हैं। क्या? सरकार की ओर से हम प्राधिकृत हैं तथा सभी तथ्य अच्छी तरह हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। आपको बता दें अधिकांश 99% शपथ जो होता है वो अंग्रेजी में ही होता है। आजकल हिंदी में भी कुछ शपथ लेने की परंपरा शुरू हो गया है। अब पेटिशनर क्या होता है? याचिकाकर्ता। पेटिशनर कौन होते हैं? याचिकाकर्ता। जो सरकारी सेवक वाद दायर करता है, जो सरकारी सेवक वाद दायर करता है उसको पेटिशनर बोला जाता है। जैसे अभी लेवल 9 के लिए हमने वाद दायर किया, तो पेटिशनर कौन हो गया? हम लोग हो गए पेटिशनर। पेटिशनर एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो पेटिशनर हो गया। विपरीत पक्ष होता है। न्यायिक वाद में जिन व्यक्तियों को पक्षकार या वादी बनाया जाता है, जैसे लेवल 9 के लिए, राज्य सेवा के लिए हम लोग वित्त विभाग को वादी बनाए हैं, तो वो विपरीत रिस्पोंडेंट हो गए। अब हम आगे जानते हैं एप्लीकेंट कौन होते हैं? आवेदक। एप्लीकेंट कौन है? अवमाननावाद के मामले में होते हैं। पेटिशनर के स्थान पे एप्लीकेंट शब्द का प्रयुक्त होता है। यानी कि अवमाननावाद यानी कि एमजेसी में पेटिशनर के स्थान पे एप्लीकेंट शब्द का प्रयोग होता है। एप्लीकेंट। उसके बाद अपीलेंट होता है, अपीलार्थी होता है, जो न्याय निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करता है। जो न्याय निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करता है उसे अपीलार्थी बोलते हैं। इसके बाद होता है एपेक्स कोर्ट। आप न्यूज में बराबर सुनते होंगे एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट एक अंतिम हथियार होता है। एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होता है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होता है एपेक्स कोर्ट। उसके बाद होता है अपोजिट पार्टी, यानी कि विपक्ष। अवमाननावाद में दूसरे पक्ष को बोलते हैं अपोजिट पार्टी। इसके बाद भी कुछ बच गया क्या? शोकोज। अब देखते हैं कि भैया शोकोज नोटिस जारी हो गया, कारण परीक्षा पूछ दिया गया। एमजेसी में दायर होने वाले शपथ पत्र को कहते हैं शोकोज। एमजेसी में दायर होने वाले शपथ पत्र को क्या कहते हैं? शोकोज बोलते हैं। सप्लीमेंट्री शोकोज क्या होता है? पूरक शपथ पत्र। पूरक कारण परीक्षा सप्लीमेंट्री शोकोज होता है। एमजेसी में दायर होने वाले पूरक शपथ पत्र को सप्लीमेंट्री शोकोज बोलते हैं। धन्यवाद।